अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करी जाए तो मिनिमम कट ऑफ भी होता है पेपर वाइज। आप 400 नंबर की प्रैक्टिस कर लोगे, आप पढ़ भी लोगे, सवाल भी लगा लोगे, मॉक टेस्ट भी दे लोगे, एनालिसिस भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे, तो ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? बिना टाइम मैनेजमेंट के इतना बड़ा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हेलो एवरीबॉडी, सो वी आर वेलकमिंग यू ऑन आवर गेट वाला चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आप सबको परेशानी आ रही है। आप एक क्वेश्चन मार्क में आ गए हो कि सर अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें कि अभी मेंस की। आपको पता है अभी हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ईएससी ओनली। जब से आईआरएमएस ईएससी में लौट के आया है तब से लोग अब ईएससी के फॉर्म भरने स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि समझ में आ गया है अगर करियर को ट्रैक में लाना है तो बेटा ईएससी को तो फोड़ के आना है। अब दिक्कत यह है कि ईएससी के स्टार्टिंग में 2 स्टेजेस है, एक प्रीलिम्स और मेंस, और दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। और अब उनकी प्रिपरेशन एक साथ करें कि अलग अलग करें, तो इसी के ऊपर आपको गाइडेंस देने हम ये सेशन लेके आ रहे हैं। मैं बादल सोनी and Ankit Sharma sir, both are ex-IAS officers and we have more than a decade of experience into guiding students for ESE exams। तो हम आपको बताएंगे कि कब कौन सी प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करनी है, सेपरेटली करनी है या टुगेदर करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसी के लिए लेट्स वेलकम अंकित सर, और वो आप बताएं कि हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। जी सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वेलकम। बच्चों देखो, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले पेपर हुआ करता था फरवरी के महीने में, जनवरी के महीने में, और आपका जो मेंस एग्जाम है वो जून में हुआ करता था। प्रीलिम्स होता था फरवरी या जनवरी, ठीक है, और मेंस होता था जून के महीने में, जुलाई के महीने में। तो इनफ टाइम मिल जाता था स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए मेंस के लिए। बट अब क्या हो गया है कि जून के महीने में प्रीलिम्स का पेपर है और अगस्त के महीने में, ठीक है, आपका मेंस का पेपर है। तो ये डायलेमा आ रहा है, तो इस पे चलिए हम क्विकली डेट्स के साथ बात करेंगे और कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स 500 नंबर का होगा, मेंस 600 नंबर का होगा और इंटरव्यू हमारा 200 मार्क्स का होगा। राइट। अब अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में अगर आप बात करोगे, पेपर 1 जो आपका जनरल स्टडीज का ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 100 सवाल रहेंगे, 120 मिनट का टाइम रहेगा और 200 नंबर का पेपर रहेगा, मतलब एक सवाल 2 मार्क्स का रहेगा। राइट। फिर पेपर 2 जो टेक्निकल पेपर रहेगा, ये आपका रहेगा आपकी कोर ब्रांच का, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, ठीक है। इन 4 ब्रांचेस से आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप किसी और ब्रांच से हो, मेरीन से हो, केमिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, तो इन्हीं 4 ब्रांच से आप लिख सकते हो। राइट। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 150 सवाल पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन, ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स का और टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं मेंस में, जो कि आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। थ्योरेटिकल मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा थ्योरेटिकल पेपर होगा, इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाएगा। ये रिटर्न पेपर होगा आपका। राइट। रिटर्न पेपर होगा, कन्वेंशनल पेपर होगा। आपको 8 सवाल दिए जाएंगे, 5 सवाल जिसमें से करने हैं, एक सवाल आपका 60 मार्क का होगा। तो टोटल आपका पेपर हो गया 300 मार्क्स का। राइट। और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे और ये सेम डे पे होंगे, ये भी सेम डे पे होंगे, ये दोनों पेपर सेम डे पे होंगे, ये दोनों पेपर सेम डे पे होंगे। अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हो तब आप मेंस पे आते हो, मेंस क्वालिफाई करते हो, उसके बाद थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू जाता है और तीनों की कट ऑफ मिलके बनती है। जैसे प्रीलिम्स की कट ऑफ बनी तो आप मेंस में आओगे, मेंस और प्रीलिम्स की कट ऑफ मिलके आपका इंटरव्यू का कट ऑफ होगा, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के आपका फाइनल कट ऑफ जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से क्यूमुलेटिव कट ऑफ देखा जाता है। तो प्रीलिम्स का अगर टोटल वेटेज देखा जाए तो 38.5 मान लो परसेंट है, इंटरव्यू का वेटेज देखा जाए तो 15.4% है और मेंस का वेटेज देखा जाए तो सबसे ज्यादा है, 46.15% है। अब अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करी जाए तो मिनिमम कट ऑफ भी होता है पेपर वाइज। राइट। मिनिमम कट ऑफ कितना होता है? स्टेज 1 जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपको 15% मार्क्स लाने हैं हर एक पेपर में। जनरल स्टडीज के पेपर में आपका 200 मार्क्स का पेपर है तो 30 नंबर मिनिमम चाहिए, अगर 30 नंबर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर आपका जो
ऑब्जेक्टिव पेपर होगा प्रीलिम्स में, वो 300 नंबर का है, तो वहां पे 45 मार्क्स चाहिए, तो वहां पे भी 45 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब यहाँ पे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए ये 10% मार्क्स है, मतलब ठीक है 20 नंबर और 30 नंबर का कट ऑफ आ जाता है। अगर मेंस में हम बात करें तो यही जो 15% था, ये आपका 20% हो गया, मतलब हर पेपर में आपको 60-60 नंबर लाने हैं। 300 मार्क्स का पेपर है तो 60% लाने हैं, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये 10% है, मतलब 30-30 नंबर दोनों पेपर में आना चाहिए। अब क्या है एग्जाम डेट, ठीक है, कौन सा एग्जाम किस दिन होगा और उसे कैसे अप्रोच किया जाए, इस पे मैं और बादल सर बात करते हैं। तो पहले चलते हैं बादल सर के पास। सर एग्जाम डेट क्या है, एग्जैक्टली क्या है एग्जाम डेट, अपडेटेड एग्जाम डेट क्या है, प्लीज आप इस पे प्रकाश डालिए। जी सर। सर अगर प्रीलिम्स का एग्जाम डेट देखें तो दिस ईयर इट हैज बीन शिफ्टेड टू 8 जून 2025, और मेंस का पेपर जो अभी कैलेंडर में आया है दैट इज 10th ऑफ अगस्त 2025। तो अगर बेटा आप देखोगे तो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में केवल गैप कितना रह गया है, लगभग लगभग 2 मंथ्स का। पहले गैप लगभग 4 से 5 महीनों का होता था, बट इस बार ये गैप आधे से भी कम हो गया है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि अभी केवल प्रीलिम्स पे फोकस करता हूं, बाद में मेंस को देख लूंगा, तो गलत कर रहे हो। सेपरेट तैयारी मत करना, क्योंकि देखिए जून तक अभी भी आपके पास काफी समय है। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, वी आर इन अक्टूबर, हाँ, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर एंड ही हो रहा है, मतलब अब नवंबर चालू होने वाला। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून को नहीं काउंट करता हूं। देन ऑल्सो यू हैव 7 मंथ्स, एंड 7 मंथ्स इज क्वाइट अ ह्यूज टाइम अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे तो बेटा अलग अलग मत करना। अब मेंस की कुछ एक प्रिपरेशन जो है आप साथ में ही करो। कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो साथ साथ में, अगर आप नोट्स बना रहे हो, कोई मेंटोर को फॉलो कर रहे हो, तो बेटा कन्वेंशनल क्वेश्चन भी साथ साथ करते जाओ। एटलीस्ट जो मेंस के क्वेश्चन है ना, लास्ट 5 years फ्रॉम द एंड आप कर लो। जैसे अगर 2024 का देखिए मेंस हो चुका है, तो 2024 से 2019 तक के कम से कम मेंस के आप पीवाईक्यू तो कर ही लो, हर एक सब्जेक्ट के, ताकि क्या है, आपको प्रेशर में नहीं रहोगे, यू वुड बी हैविंग लेस प्रेशर। और फिर बाकी के जो पीवाईक्यू है 2 महीने में हो जाएंगे, और आप मेंस की और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लोगे उस समय, क्योंकि ये 2 महीने में तो केवल आप टेस्ट सीरीज ही दे पाओगे, और जो पीवाईक्यू रह गए उन्हीं को सॉल्व कर पाओगे, उससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? तो अभी से आप जो है प्रिपरेशन चालू रखो मेंस की। कम से कम 5 साल, प्रीवियस 5 years फ्रॉम 2024 आप ये क्वेश्चंस मेंस के कर डालो, ताकि इट विल गिव यू अ क्लियर एज आफ्टर प्रीलिम्स पेपर। क्लियर? और ये इससे बढ़िया ही होगा, जब आप मेंस के क्वेश्चन लगाते हो ना, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो इट विल गिव यू अ क्लियर एज इन प्रीलिम्स पेपर ऑल्सो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जब मेंस का पेपर लगा रहे हो तो कुछ और पढ़ रहे हो, वही तो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो मेंस के अगर आप क्वेश्चन लगाते हो, इट इज वेरी गुड, उससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी मिलेगी। तो अब बेटा आप जो है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ ही करो, नहीं तो क्या होगा, प्रीलिम्स आप फोड़ के आ गए, पता चला मेंस में जो है आपके पास समय कम है। लास्ट में जाते जाते ऐसा कर सकते हो कि मेंस की तैयारी आप जो है मई मिड तक करो, उसके बाद मत करो। मई मिड के बाद फोकस इन द लास्ट 1.5 month, फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स। तब क्या है, बस प्रीलिम्स का रोज एक पेपर प्रैक्टिस करो, एंड देन फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स। कम से कम मई मिड तक या मई एंड तक तो आप मेंस और प्रीलिम्स एक साथ चालू रखो। अब अंकित सर आपको बताएंगे कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स क्या थे प्रीलिम्स और मेंस के, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी। जी सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए बच्चों, प्रीलिम्स और मेंस पे हम अभी और भी डिस्कशन करने वाले हैं, काफी गहन डिस्कशन होने वाला है, राइट। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ लेके आया हूँ आपके पास, और ये केवल सिविल ब्रांच का नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ब्रांच का है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी है, और हमारे पास मैकेनिकल ब्रांच का भी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा चर्निंग करके एक एनालिसिस बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए 783 मार्क्स पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है,
ठीक है, 783 मार्क्स पे 2023 में सिलेक्शन हुआ है। देखिए 2024 का डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको फाइनल कॉन्क्रीट डेटा मिलेगा कि क्या कट ऑफ रहा था। राइट, तो वो अभी डेटा नहीं है, तो अभी गैस वर्क पे नहीं जाते हैं। 783 इस समय पे ये थोड़ा सा एस्केलेट ज्यादा हो गया था। ठीक है, बट चलिए इसी डेटा को मान के हम आगे बात करते हैं। ठीक है, सारी ब्रांचेस के लिए बात करते हैं। आप अपनी ब्रांच का डेटा भी देख के ये एनालिसिस कर सकते हो। अब देखिए ये जो 783 मार्क्स है, इसको मैं 780 ले लेता हूं। अब अगर इंटरव्यू में एक अच्छा स्कोर देखा जाए तो बादल सर 120 130 इज ए गुड इनफ स्कोर। इसके बाद ठीक है, इससे ज्यादा नंबर लाना तो बहुत मुश्किल है, तो बहुत 130 टफ है, बहुत टफ है सर। फिर लक फैक्टर आ जाएगा। अगर उस दिन आपका लक अच्छा है, जो चीज पूछी जा रही है वही आप पढ़ के बैठे, या सेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, तब 140-50 जिस एक्सेप्शनल स्कोर, ये लक पे है बेटा। पर 120 इज अ डुएबल टास्क। 120 तक आप पहुंच सकते हो, उसके ऊपर जो मिल रहा है वो तो लक है फिर। जी सर। और देखिए 120 130 मार्क्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 200 नंबर में से बात कर रहे हैं, मतलब लगभग हम 60 से 65% नंबर की बात कर रहे हैं। राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं चलिए 780 में से 130 नंबर घटा देता हूं। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं कहाँ पे, 650। ठीक है, 650 मतलब ये वो सिलेक्शन वाले मार्क्स मैं बता रहा हूं आपको। जबकि यहाँ पे जो आखिरी बच्चा है, ठीक है, जिसने मेंस ठीक है दिया था, जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुआ था, ठीक है, जो सॉरी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुआ था, वो 590 नंबर पे है। ठीक है, अब 590 नंबर जिसके आए हैं वो इंटरव्यू तो देगा, बट उसके सिलेक्शन के चांसेस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यही डिफरेंस देख लो आप। यही डिफरेंस 170 180 नंबर का बैठ रहा है, जो कि इंटरव्यू में आते नहीं है, मतलब एक दो बार इक्का दुक्का लोगों के आए हैं। तो 650 नंबर आपको मेंस तक पहुंचाने हैं। अब मेंस में 650 नंबर पहुंचाने हैं, मेंस में कितने मार्क्स डुएबल है? तो देखिए 600 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, अगर पेपर इजी है तो 400 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 600 में से, एंड विच इज डुएबल। ठीक है, 300 में से 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 270 280 का लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं। और वो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए साहब लोगों को प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए होता है, और नॉलेज तो चाहिए ही होता है। अब नॉलेज होता है, इसीलिए वो लोग वहां पे बैठे होते हैं। तो अब 650 में से अगर मैं 400 नंबर घटा दूं तो 250 नंबर आ जाते हैं, 250 मार्क्स। राइट, अब यहां पे आप कट ऑफ देख रहे होगे 218। अब ये जो 218 वाला बंदा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसने मेंस नहीं लिखा होगा। राइट, इसने मेंस नहीं लिखा होगा। ये मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो गया है, क्योंकि मान लो अगर 100 सीटें हैं तो 250 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, और ठीक है 700 लोग मेंस लिखते हैं। तो नंबर ज्यादा होता है, उसमें से फिल्ट्रेशन होता रहता है। तो अब कितने मार्क्स मुझे चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आराम से क्वालिफाई कर जाऊं और किसी भी स्टेज में मुझे बहुत ज्यादा एग्जर्ट ना करना पड़े? तो अगर इसको देखोगे तो 250 मार्क्स आपको प्रीलिम्स में चाहिए, दोनों पेपर मिला के, जनरल स्टडीज और ठीक है आपका टेक्निकल पेपर मिला के। आपको 650 नंबर मेंस के बाद चाहिए। ठीक है, दोनों पेपर मिला के, आपका प्रीलिम्स और मेंस मिला के। और उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते 780 मार्क्स आपको चाहिए। अगर 780 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। इससे ज्यादा मार्क्स जब आप लाते हो तो आप रैंक की तरफ बढ़ते हो। लगभग सारे ब्रांच की कहानी यही है। अब 250 नंबर लाने के लिए आपका क्या स्कोर होना चाहिए? तो देखो प्रीलिम्स में 80 नंबर का एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो आपको 300 में से 170 180 नंबर आपको टेक्निकल पेपर में लाना चाहिए, ये एक हमारा एनालिसिस कहता है। तो देखो 180 टेक्निकल पेपर में चाहिए, 400 नंबर आपको मेंस पेपर में चाहिए। अब जो समय मिल रहा है यहाँ पे, वो आपको 2 महीने का मिल रहा है। अब 2 महीने में आप अपने आप को इतना तराश लोगे कि साहब आप 400 नंबर की प्रैक्टिस कर लोगे, आप पढ़ भी लोगे, सवाल भी लगा लोगे, मॉक टेस्ट भी दे लोगे, एनालिसिस भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे। तो ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है। देखो अभी आप ठीक है जनवरी में सॉरी जून में पेपर दे रहे हो, तो आपके पास इनफ टाइम है। आप गेट का पेपर भी भर रहे हो, तो गेट जिस दिन आपका हो गया उसके पास भी आपके पास इनफ टाइम हो जाता है, पूरा फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, ये आपके पास 4 महीने बच गए। इन 4 महीनों में आप
प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करते जाइए। जैसा कि बादल सर ने बताया, आप पीवाईक्यू लगाते जाइए। सारे सब्जेक्ट के कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, फिर अगर 5 साल के पीवाईक्यू हो जाते हैं तो आप 10 साल के लगाइए। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चलिए। ठीक है, 24 से 23 आइए, 23 से 22 आइए, 21 आइए, इस तरीके से चलिए, ये ज्यादा बेहतर माना जाएगा। राइट, तो अब ये आपका होना चाहिए, क्योंकि देखो कभी भी तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, आप अगर ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी कर रहे हो तो कन्वेंशनल के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि साहब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। कभी आप ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ सकते, कब केवल आप मेंस भी नहीं पढ़ सकते, तो तैयारी हमेशा साथ में ही होती है। और हमारे समय में तो पेपर ऐसा हुआ करता था कि साहब आज जनरल स्टडीज का पेपर हुआ, अगले दिन दो ऑब्जेक्टिव पेपर हुए, अगले दिन साहब दो मेंस के पेपर हुए, तो 3 दिन का ये रिगरस प्रोसेस चलता था, तो बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा टायरसम होता था। चलिए बादल सर के पास चलते हैं सर। जी सर, तो जैसे कि सर ने भी बताया और मैं भी यही बोल रहा हूँ, प्रिपेयर टुगेदर, अलग अलग प्रिपेयर मत करना, फंस जाओगे, मेंस की फिर तैयारी होगी नहीं। और मेंस का एक काफी अच्छा वेटेज है, जैसे सर ने बताया 600 में 400 नंबर लेके आना इज नॉट अ केक वॉक, और जब तक उतने आएंगे नहीं तब तक रेलवे तो नहीं मिलेगी। केवल ईएससी में रैंक लाने से नहीं काम चलेगा, रैंक इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। इस साल सीट्स बहुत भरपूर आ रही है, तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, जो सर ने बोला है वो अगर आप कट ऑफ लेके चलते हो तो गारंटीड रेलवे में आपको सीट मिल जाएगी। उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर टुगेदर। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, देखिए हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि प्रीलिम्स और मेंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो साथ में। जैसे कि सर ने बताया, गेट के बाद यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आप फिर ईएससी के एग्जाम पैटर्न पे आ जाओ। पढ़ तो लिया ना सिविल इंजीनियरिंग तब तक आपने, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग के ही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मेजरली सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए। कुछ 5-10% हो सकता है डिविएशन है, तो वो भी आप कवर कर लो फटाफट, ईएससी वाले टॉपिक्स कवर कर लो, और साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करो और उनको प्रिपेयर करो। स्टडी मटेरियल, जो भी आपका स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है उसको आप फॉलो करें। स्टडी मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट इज द बाइबल ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज द पीवाईक्यूज। ईएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, ईएससी का मेंस का पीवाईक्यू, सीएससी का मेंस का भी पीवाईक्यू देखो, और सीएससी के प्रीलिम्स के पहले ऑब्जेक्टिव पेपर है उनको भी देखिए। तो दिस इज द बाइबल। उसके अलावा अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो वहां वर्कबुक्स या डीपीपी कुछ मिल रहे हैं तो उनको आप फॉलो करिए। तो ये आपका रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए रेफरेंस के लिए, ताकि अगर आप कहीं फंसो तो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सको। देन मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको ईएससी की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज दिखेगी। तो भाई मॉक टेस्ट दिए बिना काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ये एक बेंचमार्क पता लगेगा, टेस्ट टेस्ट देने से पता लगेगा वेदर यू आर इन द राइट ट्रैक और नॉट, जो आप पढ़ रहे हो वो सही भी है कि नहीं, या जो आप फॉलो कर रहे हो पाथ इट इज करेक्ट और नॉट। अगर टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं ऑब्वियसली इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। अगर टेस्ट में नंबर सही नहीं आ रहे बट तुम लगातार तैयारी कर रहे हो, ये तो वही बात हो गई कि तुम दीवार को धक्का मार रहे हो, वर्क डन इज जीरो। मतलब तुम गलत तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। उस गड़बड़ को जल्दी जल्दी देखो और उसको सुधारो। तो ये मॉक टेस्ट में ही पता लग गया देखो आपको। अगर आप मान लो मॉक टेस्ट नहीं देते फिर तो फाइनल टेस्ट वाले दिन अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फाइनल टेस्ट में जाने के बाद फिर कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मॉक टेस्ट देते रहो ताकि आपको एक एग्जाम की फील पता लगे एंड यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ द एग्जाम, और आपको पता लगेगा कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और देखो मॉक टेस्ट देने से एक और अच्छी चीज है कि मॉक टेस्ट देते देते आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो अगर प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, जीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और घंटे मिल रहे हैं दो, दैट इज 120 मिनट। और जो प्रीलिम्स में आपका टेक्निकल पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 180 मिनट, दैट इज 3 घंटे में। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, बिना टाइम मैनेजमेंट के इतना बड़ा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। तो भाई इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, उससे यू विल हैव अ बेटर टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन के दौरान भी रखना है ताकि आप एक ही सब्जेक्ट पे अपनी पूरी एनर्जी ना खत्म कर दो। तो टाइमली आपको पूरा का पूरा सिलेबस इतने ही टाइम में खत्म करना है, इसलिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एक बड़ा गोल बनाओ, फिर छोटे छोटे गोल बनाओ, एक पूरा टाइम टेबल बना लो कि भाई मुझे इस महीने तक इतने इतने प्रिपरेशन कर डालनी है, और फिर छोटे छोटे गोल्स बनाओ उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए। तो प्रॉपरली प्लानिंग के साथ चलोगे
तभी ये पूरा सिलेबस निपटा पाओगे। हमने भी प्रिपरेशन की थी तो पूरी प्लानिंग के साथ चले थे, तभी एंड तक अपना रिजल्ट आ गया था, नहीं तो नहीं आ पाएगा। टाइम मैनेजमेंट फॉर द प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर गुड रैंक। इसके अलावा रिविजन वगैरह तो करना है, वो इंपॉर्टेंट है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। तो भाई इसके बाद देखिए सर आपको कुछ और टिप्स देंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द ईएस एग्जाम। जी सर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखो बच्चों, 8 जून को आपका प्रीलिम्स का पेपर है और 10 अगस्त को मेंस का पेपर है। महीने कितने बचे? 2। अब इन 2 महीने में साहब आपको करना क्या है? आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, क्योंकि जिस दिन आपको पेपर देना है उस दिन साहब आपको, ठीक है, 2 पेपर देने होंगे। 6 घंटे का आपका पेपर रहेगा, बीच में 2 घंटे का गैप रहेगा। राइट। अब वो 8 घंटे की प्रोसेस रहेगी। आधा 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे रहोगे, 9 घंटे। ठीक है, आपका जो ये एग्जर्शन होगा ना, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो आपको बॉडी को भी ट्रेन करना पड़ेगा। और 8 अगस्त का समय है, इस समय काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी भी रहती है देश के कुछ शहरों में। अब तो आपको इतना ज्यादा एंड्योरेंस भी होना चाहिए, रेजिलियंस भी होना चाहिए कि भाई पेपर तक टिक जाओ, अपने आप को बैलेंस कर पाओ वहां पे। तो इस ड्यूरेशन में ये जो 2 महीने हैं, आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, आपको कुछ टॉपिक्स को भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने की कला भी डेवलप करनी है। और साथ में साहब आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो 3 घंटा तो मॉक टेस्ट में चला गया, रिवीजन करोगे 2-3 घंटा रिवीजन चला गया। ठीक है, 2-3 घंटा कोई नया टॉपिक सीख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, लिखने की कला डेवलप कर रहे हो, तो भाई 8-10 घंटे चले गए। यही प्रोडक्टिव टाइम होता है। अब इस समय पे आप कहोगे कि नहीं भाई मैं पूरा मेंस की तैयारी करूं, तो ना हो पाएगा भाई। रियलिस्टिक बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसी ड्यूरेशन में आपको साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी साथ लेके चलनी पड़ेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड फंस जाओगे आप, अपने आप अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद कर जाओगे। तो देखो, हमारा तो यही मानना है कि अभी इस समय से या गेट के बाद से आप मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस के जो पीवाईक्यू है उन्हें अभी से देखते जाओ। ठीक है, और बाद में चले जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं, जिसमें ये कह देगा कि कोई फला फला टॉपिक आपके ब्रांच से उठा लिया और बोल देगा भाई ये 10 नंबर का है, इस पे 10 पॉइंट लिखो या एक शॉर्ट नोट लिखो। जगह दे देंगे वो कि इतनी जगह में आपको लिखना है, रेलेवेंट पॉइंट्स लिखने। तो अगर वो याद नहीं हुए तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, नहीं लिख पाओगे तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, अब मेंस का पेपर अगर पूछोगे तो 100% में से 60, 65, 70% आपका न्यूमेरिकल रहता है और बाकी का पेपर आपका थ्योरेटिकल रहता है। तो थ्योरेटिकल का भी वहां पे एक अच्छा खासा वेटेज होता है। जिसको लिखने की एक कला होती है, वो कला सीखनी पड़ती है, तराशनी पड़ती है, जो आप, ठीक है, मेंस की तैयारी के समय सीखोगे। और मेंस का हम बैच भी लाएंगे, जिसमें हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे ये किया जाता है। तो आई होप काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। इसी के साथ चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक गाइस। जय हिंद। हैप्पी दिवाली, जय हिंद।